Hello everyone, welcome back to this channel. Today topic is international politics, devices of balance of power. शक्ति संतुलन के लिए किए जा सकने वाले उपाय. As you know, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बैलेंस ऑफ पावर पढ़ रहे हैं. शक्ति संतुलन क्या होता है ये हमने प्रीवियस क्लासेस में समझ लिया था. इस क्लास में हम देख रहे हैं कौन कौन से तरीकों से, ठीक है, कौन कौन से उपाय हैं या कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिससे हम शक्ति को संतुलित कर सकते हैं, मतलब बैलेंस कर सकते हैं. जैसे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918, 1914 टू 1918, आज से अगर हम देखें तो कम से कम 200 साल पहले का इतिहास है. उसमें आपको ये पता चलेगा जो शक्ति संतुलन है वो राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग है. मतलब अगर आप शक्ति संतुलन करते हैं तो ये एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, ठीक है. अब इसके 6 मेथड बताए जाते हैं, 6 डिवाइसेस. अब इनको हम वन बाय वन देखेंगे. फर्स्ट वन इज अमेसिंग ऑफ अर्नामेंट्स, शस्त्रों का संचय. इसका मतलब क्या है? शस्त्र क्या होता है? जो वेपन्स होते हैं. आपको पता है कोई भी कंट्री अपने आप को सेफ रखने के लिए बहुत सारे शस्त्रों का उपयोग करती है कि हमें किस तरीके से अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे शस्त्रों का उपयोग करना है, ठीक है. पहले उनमें वृद्धि करेगी, उनकी अमाउंट को बढ़ाएगी, है ना, और फिर उनका संचय करेगी, उनको इकट्ठा करेगी, ठीक है. ये बहुत पुराना तरीका है, बहुत पुराने टाइम से यही चल रहा है. अब जैसे अगर एक राष्ट्र अपने शस्त्रों को बढ़ा रहा है तो दूसरे राष्ट्र को ये पता चल जाता है कि हाँ दूसरे वाला बढ़ा रहा है, तो उसे खतरा हो जाता है कि दूसरा राष्ट्र बढ़ा रहा है तो कहीं मैं खतरे में ना पड़ जाऊं. तो वो शक्ति बैलेंस के लिए क्या करता है? वो अपने शस्त्रों को बढ़ाता है ना. तो जो और भी राष्ट्र हैं वो भी यही काम करना शुरू कर देते हैं. तो इससे क्या होता है? संतुलन की वजह से और असंतुलन पैदा होता है. मीन्स बैलेंस की जगह और इम्बैलेंस हो जाता है. लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस पर जोर देते हैं? शस्त्रों पर, ठीक है, कि किसी तरह से इनको इकट्ठा कर लिया जाए. अब क्योंकि आपको पता है जब भी कोई देश शस्त्रों का संचय करेगा तो आस पड़ोस के सभी देशों को पता चल जाएगा, है ना. ये कोई छुपा के करने वाली चीज़ नहीं है, सबको पता चल जाता है इसके बारे में. और उससे रिलेटेड देश अपनी सिक्योरिटी के लिए तुरंत उसकी तैयारी में लग जाता है कि किस तरह मैं भी अपने शस्त्रों में वृद्धि करके दूसरे राष्ट्र के कंपैरिजन में आ जाऊं या उससे आगे निकल जाऊं, ठीक है. ये ऑल द टाइम चलता रहता है. जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने क्या करा था? अपनी नौसेना में तेज़ी से वृद्धि की थी. जो उसकी नौसेना थी उसको तेज़ी से बढ़ाया था तो ब्रिटेन घबरा गया था, ठीक है. फिर ब्रिटेन ने क्या करा? बैलेंस बनाने के लिए अपनी नौसेना को बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है. अब इसी तरह अगर पाकिस्तान कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है या उसे कहीं से किसी दूसरी कंट्री से शस्त्र मिलते हैं तो भारत को ऑटोमेटिकली चिंता हो जाती है कि हमें खतरा है तो हम लोग शुरू कर देते हैं, है ना. या फिर हमारे पास ऐसा कुछ होगा, हमने जैसे ही अनाउंस करा था 1998 में कि हम परमाणु अस्त्र संपन्न देश हैं, है ना. तुरंत पाकिस्तान ने कुछ टाइम बाद अपनी शक्ति को बढ़ाकर उसने भी संतुलन कर लिया था, बैलेंस बना लिया था, ठीक है. कोई राष्ट्र इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को कमज़ोर दिखाना नहीं चाहता, तो इसके लिए वो ये ट्राई करते रहते हैं कि किस तरीके से हम दूसरे राष्ट्र के साथ खड़े हो जाएं या उनसे आगे निकल जाएं, ठीक है. नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल ट्रीटीज़, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और गठबंधन. ट्रीटीज़ क्या होता है? संधियाँ और गठबंधन. संधि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आप, समझौता कर रहे हैं, और गठबंधन मतलब साथ में आ रहे हैं किसी और टारगेट को पूरा करने के लिए, ठीक है. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव मेथड है, ठीक है. अब गठबंधन को इन इंग्लिश अलायंसेस भी कहते हैं. अब आप देखो कि टाइम टू टाइम बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर संधियाँ बनती हैं, गठबंधन होते हैं, क्योंकि सबको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? राष्ट्रहित चाहिए, है ना, नेशनल इंटरेस्ट चाहिए कि किसी तरह हमारे देश का भला हो सके. अब वो कैसे होगा? तो जब 2 राष्ट्रों के हित एक से हो जाते हैं, मतलब उनका फ़ायदा एक ही चीज़ में हो जाता है, तो वो लोग इकट्ठे होकर क्या करते हैं? गठबंधन कर लेते हैं, ठीक है. अब 2 भी कर सकते हैं, 3 भी और उससे ज़्यादा भी, है ना. तो इस तरह से, या फिर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं. आप देखोगे जो राष्ट्र होते हैं वो कहीं कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साथ में करते ही हैं, चाहे वो परीक्षण कर रहे हो किसी चीज़ का, जैसे नौसेना परीक्षण होता है ना, तो ये सब इनके चलते रहते हैं. अब इस बारे में गोल्डस्टीन ने लिखा है, वे राज्य के ऐसे मिले जुले समूह होते हैं जिनकी स्थापना किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाती है, ठीक है.
जो अधिकांश गठबंधन है वो लिखित संधियों के द्वारा बनाए गए औपचारिक गठबंधन होते हैं। मतलब रिटन में कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं उनके कि ये संधियाँ कर रहे हैं हम, है ना, और फॉर्मल गठबंधन होते हैं उनके। तो ये तभी तक होते हैं जब तक उनके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जैसे उनका टारगेट कंप्लीट होता है तुरंत वो गठबंधन या संधियाँ फिर यूजलेस हो जाती है ना, और फिर वो अपने राष्ट्र के हित के अकॉर्डिंग फिर वो दूसरी संधियाँ या गठबंधन करते हैं। ठीक है, अब इससे दूसरे राष्ट्र को खतरा भी रहता है। जैसे कि आप देखोगे दो कंट्रीज आपस में गठबंधन कर रही हैं तो जो एक का दुश्मन है उसे तुरंत खतरा हो जाएगा, वो दूसरे के साथ गठबंधन कर लेगा, है ना। तो इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज़ें चलती रहती हैं। नेक्स्ट वन इज सीज मोर एंड मोर टेरिटरीज, भू क्षेत्र छीनकर अपनी भूमि का विस्तार। अब अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए और शक्ति संतुलन अपने पक्ष में करने के इच्छुक देश, मतलब ऐसे देश जो चाहते हैं कि शक्ति में अपनी जो पावर है उसको बढ़ाया जाए और बैलेंस ऑफ पावर किया जाए, तो ये क्या करते हैं, अपनी भूमि का विस्तार करते रहते हैं। भूमि का विस्तार मतलब किसी छोटे मोटे देश पर अटैक करके उसकी भूमि को अपने कब्जे में करना, है ना। तो ये सब काम होता रहता है, क्यों, जिससे उनकी शक्ति बढ़ जाए और वो पावर बैलेंस कर पाएँ। अब इसमें कैसे पावर बैलेंस होगा, क्योंकि जिस एरिया को वो अपने कब्जे में करेंगे वहाँ की पॉपुलेशन भी उनके अंडर में आ जाएगी, है ना, और वो इतना बड़ा एरिया जो होगा उस पर भी उन्हीं का कंट्रोल हो जाएगा, तो उनका एरिया भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, है ना। तो ये भी एक मेथड है जो होता था। अब जैसे आप हिटलर का नाम सुना होगा, 1933 में 1933 में जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ था। उसने भी बहुत सारे जो शस्त्र थे, वेपन्स थे, उनको बहुत तेज़ी से स्टोर करना शुरू करा था, है ना, और फिर पड़ोस जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ थी उनके प्रदेशों को छीनना शुरू करा था, मतलब उनकी भूमि को छीनना शुरू करा था। ठीक है, अब जो मुसोलिन था उन्होंने भी ये सब काम किए, तो ये भी अपनी शक्ति में विस्तार कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बफर स्टेट, मध्यवर्ती बफर राज्य की स्थापना। अब ये बफर क्या होता है, अब शक्ति अर्जित करने और बनाए रखने का एक प्रचलित उपाय है मध्यवर्ती राज्य की स्थापना। मतलब अगर शक्ति को अर्जित करना है ना, पाना है और उसको बनाए रखना है, तो उसका एक मीडियम है। ये ऐसा तटस्थ और कमजोर राज्य होता है जो दो बड़े परंतु मैत्रीहीन या शत्रु राष्ट्रों के मध्य स्थित होता है। मीन्स जैसे दो महाशक्तियाँ या दो बड़े बड़े राज्य हैं, उनके बीच में ऐसा राज्य है जो किसी का ना तो दोस्त हो और ना ही किसी का दुश्मन हो, तो उसे कहते हैं बफर। ये क्या करता है, आपस में उन लोगों को टकराव को भी रोकेगा क्योंकि बीच में वो है ना, तो इसे बफर कहते हैं या मध्यवर्ती राज्य कहते हैं। ठीक है, बीच का राज्य। ऐसे मध्यवर्ती राज्य के होने से दो बड़े राष्ट्रों को एक दूसरे से दूर रखने में सहायता मिलती है और युद्ध की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, अगर ऐसे बीच में कोई होगा तो क्या होगा, वो दोनों राष्ट्र आपस में युद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच में दूसरा राष्ट्र पड़ रहा है। अब वो ना तो किसी के फेवर में जाएगा, है ना, और ना ही किसी से दुश्मनी निभाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंटरवेंशन, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप क्या होता है, मतलब किसी के काम में इंटरफेयर करना। ठीक है, अब जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं कभी कभी किसी वीक कमज़ोर देश के मामलों में हस्तक्षेप करके संतुलन अपने पक्ष में करने की चेष्टा करती है। मतलब जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो छोटे राज्य जो कम पावरफुल राष्ट्र हैं उनकी मामलों में इंटरफेयर करके उन्हें अपने फेवर में करने की कोशिश करेंगी, है ना। ऐसे जो इंटरफेयर होते हैं प्रायः कोई देश अपने से अलग हुए किसी देश को पुनः अपने साथ लाने के लिए या गठबंधन स्थापित करने के लिए करता है। जैसे हम देखें कि किसी देश से कोई राष्ट्र अलग हुआ है, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया से पाकिस्तान भी अलग हुआ है, बांग्लादेश भी अलग हुआ है, म्यांमार भी अलग हुआ है ना, तो बहुत सारे राष्ट्र हैं। तो अगर अब इंडिया ऐसी पॉलिसीज़ लाए कि बांग्लादेश को, ऐसे बांग्लादेश अगर कमज़ोर हुआ, है ना, वैसे तो है नहीं, अगर कमज़ोर है बाई चांस, तो उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करना या फिर उसके साथ गठबंधन करने की कोशिश करना, तो ये क्या कहलाता है, हस्तक्षेप। लेकिन ये होता है किसके बीच में, अगर कोई दूसरा राष्ट्र अलग हुआ है लेकिन वो कमज़ोर है तभी इंटरफेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, फिर वो वॉर की कंडीशन आ जाती है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना। तो ये कब हो सकता है, जब एक पावरफुल कंट्री दूसरी वीक कंट्री पर अपना हस्तक्षेप कर सके या अपना हुक्म चला सके। ठीक है, अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इससे पूर्व वैचारिक आधार पर फांसीवादी इटली और उसके मित्र नाज़ी जर्मनी ने स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया था। ठीक है, उनके बीच में जो गृह युद्ध चल रहा था
सिविल वॉर, उसमें इंटरफेयर किया था। और उसी गृह युद्ध में दूसरे पक्ष के समर्थन में सोवियत संघ ने भी हस्तक्षेप किया। मतलब एक तो फांसीवादी इटली ने हस्तक्षेप किया और दूसरी तरफ से सोवियत संघ ने भी हस्तक्षेप कर दिया, क्योंकि केंद्र सरकार का झुकाव वामपंथ की ओर था। तो ये सब चलता रहता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जो पावरफुल कंट्री है वो दूसरी कंट्री को दबाने की कोशिश करती है और उसको अपने फेवर में लाने की कोशिश करती है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई कमज़ोर शक्ति भी किसी पावरफुल से मिल जाएगी तो पावरफुल की पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो वो इसी कोशिश में रहते हैं कि जो कमज़ोर राज्य है उसको अपने साथ मिला लें, है ना। अगर वो नहीं मिलता तो वो बफर राज्य बन जाएगा, मध्यवर्ती राज्य, ठीक है, अगर बीच का राज्य है तो। अदरवाइज़ अगर वो मिल जाता है तो उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विरोधी गुट से देशों को अलग करना, डिटेंचिंग अलाइज फ्रॉम द अपोजिट कैंप। अब इसमें क्या है, शक्ति संतुलन का ये अंतिम उपाय है, लास्ट मेथड। विरोधी गुट से देशों का दल बदल करवाकर उस गुट को कमज़ोर करना और अपनी शक्ति में अभिवृद्धि करना। जिन देशों को विरोधी गुट से अलग करवाया जाता है उन्हें आर्थिक या सैनिक सहायता का प्रलोभन दिया जाता है। अलग किए देशों को या तो तटस्थ बनाया जाता है या फिर अपने गुट में शामिल कर दिया जाता है। मतलब क्या होता है, जैसे आप देखो दो तरफ बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, एक तरफ 5 मान लो, है ना, दूसरी साइड भी 5 मान लो। तो क्या किया जाता है, जो विरोधी दल है वो दूसरे वाले दल के जो मेंबर हैं, राष्ट्र हैं, उन्हें लालच दिया जाता है कि आप उस कंट्री का साथ छोड़ के हमारे साइड आ जाओ या फिर बिल्कुल ही अलग हट जाओ, जिससे सामने वाले की पावर कम हो जाए, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, डिटेंचिंग अलाइज फ्रॉम द अपोजिट कैंप, कि हम अपने सामने वाले की पावर को कम कर रहे हैं। अब वो कम कैसे कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई लालच देके कि हम आपको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे या मिलिट्री हेल्प करेंगे, सैनिक सहायता करेंगे, है ना, और आप दूसरे देश से अलग हो जाओ जिससे वो कमज़ोर पड़ जाए, ठीक है। ऐसा भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता है। तो ये थे आपके 6 मेथड। अब इसके बाद हम देखेंगे कंक्लूजन, सारांश। अब इसका पूरा टॉपिक का सारांश क्या निकल के आता है, जो शक्ति संतुलन का इतिहास है वो तो बहुत प्राचीन है, लेकिन 20वीं सेंचुरी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, साम्यवादी और नाज़ी फासी राज्यों का उदय, तानाशाही शासकों के द्वारा मचाई गई तबाही जैसे हिटलर और मुसोलिन, है ना, परमाणु अस्त्रों की होड़, शीत युद्ध, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे क्या हो गया, शक्ति संतुलन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो गया है और कंपलसरी भी हो गया है कि अगर हम शक्ति संतुलन नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम को हमें फेस करना होगा, है ना। फिर दोबारा ऐसी कंडीशन ना आए वॉर की, क्योंकि आपको पता है जब वॉर होगा, है ना, युद्ध होगा, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। जो पावरफुल कंट्री है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है, फाइनेंशियल भी, मिलिट्री भी, और जो वहाँ के लोग हैं उनका भी। तो हर तरह से वो लॉस में चले जाते हैं जो कंट्रीज़ वॉर में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पावर ऑफ बैलेंस की थ्योरी है इसको स्टार्ट करना चाहिए और इसको बनाए रखना चाहिए, ठीक है। शक्ति संतुलन का युग समाप्त माना जाता है, परंतु उसके कीटाणु जीवित हैं और उसका पुनः उदय कभी भी हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो शक्ति संतुलन है उसका युग जा चुका है, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं दोबारा हो भी सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।